हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल एजुकेटर बूस्टर में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के विषय में, उसके नामकरण कालक्रम के बारे में हमने विस्तार से जाना और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उस सभी चीज़ों का रिवीजन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम जो टॉपिक का डिस्कशन करेंगे उसके विस्तार के बारे में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। विस्तार कहने का मतलब यह है कि आप अपने जैसे दादाजी के पास जाते हैं तो दादाजी बताते हैं कि हमारे गांव में हमारा खेत कहाँ कहाँ है। यही है विस्तार। कहने का मतलब है ये एक एरिया है, मान लीजिए। तो ये जो पूरा मैंने ऐसे कर दिया, ये एरिया को बता रहा है। एरिया मतलब विस्तार। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता की जब स्थल की खोज की गई, कहाँ कहाँ मिला, तो उन सभी जगहों को एक तरह से जोड़ दिया गया और कहा गया कि विद्वान अध्ययन के दृष्टिकोण के अनुसार ये बताने लगे कि इन क्षेत्रों में विस्तार हुआ है। मैं भी आपको और अच्छे तरीके से बताता हूँ और तब तक एक कर देता हूँ आपको, किसको नॉर्थ बोलते हैं, किसको साउथ बोलते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये डायरेक्शन आपके साउथ है, ये डायरेक्शन आपका ईस्ट है और ये डायरेक्शन आपका वेस्ट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको विस्तार को, कहां से कहां तक इसका विस्तार था। अगर हम इस सिंधु घाटी सभ्यता के हम विस्तार को देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके उत्तरी सीमा को कि इसकी उत्तरी सीमा मांडा कहाँ अवस्थित है, जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में अवस्थित है। जब इसके दक्षिण की ओर आइएगा तो देखिएगा दैमाबाद। ठीक है, ये दैमाबाद अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में अवस्थित है, अहमदनगर जिले में। फिर इसके पूर्वी क्षेत्र में इधर आइएगा तो आपको मिल जाएगा एक आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है, ये आपके वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसके पश्चिम में आइएगा तो एक जगह मिल जाएगा आपको सुतका गैंडोर। ठीक है, ये उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और इसकी पश्चिमी सीमा का विस्तार है। और आप देखिएगा एक और अच्छा चीज, इन सभी को ऐसे करके मिला लीजिए, एक अच्छा आपको डायग्राम जैसा नजर आ जाएगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो मांडा है जम्मू एंड कश्मीर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जिस नदी के किनारे अवस्थित है उसको बोलते हैं चिनाब। आपने बहुत सुना होगा चिनाब नदी का नाम। ठीक है, फिर आप देखिएगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर को देखिएगा, ये वर्तमान में मेरठ जिला में उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ये आपके हिंडन नदी के किनारे अवस्थित। कौन सा नदी? हिंडन नदी। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। दाइमाबाद देखिएगा, ये दाइमाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आएगा आपका गोदावरी। ठीक है, कभी कभी इसके बगल में प्रवरा भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। प्रवरा नदी कहने का मतलब है कि गोदावरी की एक सहायक नदी। तो परीक्षा में अगर गोदावरी न दे करके प्रवरा दे तब भी उत्तर सही होगा। तो उसके किनारे क्या है? दाइमाबाद। और देखिएगा सुतका गोंडोर जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, ये किस नदी के तट पे? तो कई बार पूछा गया है इसके बारे में भी, दास्क नदी के किनारे अवस्थित। मैंने यहीं पर नदियों के बारे में इसलिए जिक्र कर दिया क्योंकि इस चित्र के माध्यम से आपको याद करने में आसानी होगी कि कौन से जो स्थल हैं किस नदी के किनारे हैं। और दाइमाबाद और ये मांडा कई बार आपको परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए कम से कम इन सब चीजों को एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया इसकी विस्तार, मतलब कि एक बाउंड्री विद्वानों ने खींच दी कि हाँ ये इसकी उत्तरी सीमा बनाती है, दक्षिणी सीमा बनाती है, ये पूर्वी सीमा बनाती है और ये इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। अब हम आगे चलते हैं। विस्तार के क्रम में ही हम और भी चीजों का भी अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से नगर कहाँ कहाँ और किस किस देश में प्राप्त हुए हैं।
उन सब चीजों को भी हम देखेंगे। आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि एक आपका एक खुद का नोट्स भी होना बहुत जरूरी है, याद करने में आसानी होती है। तो विस्तार में हम देखें कि जैसे जैसे मतलब कि खुदाई के कार्य बढ़ते चले गए, सिंधु सभ्यता के कई स्थल मिले हैं। ज्यादातर जो स्थल मिले हैं 3 देशों में मिले हुए हैं। पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा भारत। इन्हीं 3 क्षेत्रों में इसके पुरातात्विक स्थल की प्राप्ति हुई है। तो मैं कुछ स्थलों के नाम बता दे रहा हूं, उनको आप याद कर लीजिएगा। एक टेबल बनाते हैं और देखते हैं। जैसे अफगानिस्तान के बारे में देखते हैं, आप ऊपर लिख दीजिए अफगानिस्तान। ठीक है, एक टेबल ऐसे करके खींच देते हैं। इधर लिख दीजिए पाकिस्तान, उसको मैंने PAK से लिख दिया है, पाकिस्तान। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अफगानिस्तान में ज्यादा स्थल की प्राप्ति नहीं हुई है, 2 स्थल मिले हैं, उनको याद रखिएगा। एक मिला है मुंडी गाक और दूसरा का नाम याद रखिएगा सुरतु गुई। नाम थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन याद कर लीजिएगा, मुंडी गाक और सुरतु गुई, ये 2 स्थल अफगानिस्तान में। अब पाकिस्तान के एरिया में आते हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या मिला है। तो पहला देखिएगा, पाकिस्तान में क्या आपको मिल गया, हड़प्पा, ये आपको पाकिस्तान में मिल गया। ठीक है ना। और दूसरा देखिएगा, एक जलीलपुर, ये दोनों नगर जो है आपको पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रोविंस में। पंजाब प्रांत से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हमारा पंजाब के पाकिस्तान का। वो आजादी के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में चला गया और हमारे पास जो बच गया वो छोटा हिस्सा था। तो ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। ठीक है। अब तीसरा देखिए, मोहन जोदड़ो। ठीक, चौथा इसी में लिख लीजिए चनहूदड़ो। ठीक, पांचवा आमरी, छठवां कोट दीजी, ये चारों नगर के बारे में ध्यान रखिएगा। ये आपके सिंध प्रांत में मिले हैं, सिंध प्रोविंस, सिंध प्रांत। प्रांत को इंग्लिश में कहेंगे प्रोविंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये इतने नगर मिले हैं। फिर देखिए, अब बलूचिस्तान का जो एरिया है वहां क्या मिला है। तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि सुतका गैंडोर, ठीक है, फिर डाबरकोट, फिर बालाकोट, ये आपके दक्षिण बलूचिस्तान में मिले, दक्षिण बलूचिस्तान में मिले। ये कुछ कुछ स्थलों के नाम हैं जो मैं आपको नोट डाउन करा दे रहा हूं, इसको याद करिएगा, पढ़ने में आसानी होगी। एक मोटा मोटा एक टेबल बना दिया जा रहा है ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में सुविधा हो जाए। अब हम देखते हैं कि भारत में मतलब कि किन किन क्षेत्रों में मिला हुआ है। ठीक है, अब भारत में आते हैं। भारत में आते हैं और देखते हैं। पहला हम उत्तर से बढ़ते हैं, मांडा, आपको पता है, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर दूसरा देखिएगा रोपड़,
ठीक। तीसरा संघोल, ये दोनों स्थल पंजाब में मिले हैं, ध्यान रखिएगा, ये अपना पंजाब है। चौथा राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, बनवाली, ठीक है। और एक और करके भगवानपुरा, कहीं पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये आपके हरियाणा में है, ठीक है। देखिए कहाँ क्या मिल रहा है, मांडा मिल गया आपको, रोपड़ संघोल मिल गया, राखीगढ़ी, बनवाली, भगवानपुरा, ये आपके हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको आलमगीरपुर तो पता ही है, अभी मैंने थोड़ा देर पहले जिक्र किया था, आलमगीरपुर, ठीक है। फिर 8वां कर लीजिए हुलास, ये दो स्थलों को ध्यान में रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के नगर हैं। यूपी वाले जो एग्जाम दे रहे हैं, वहां का वनडे एग्जाम यूपी में बहुत सारे होते हैं, वहां आलमगीरपुर, हुलास, एक बड़गांव करके भी आता है, उसको भी लिख सकते हैं। बड़गांव करके, तो ये आपको यूपी में मिल गए। यूपी वाले बच्चे भी ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ इन सब चीजों को, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा धीरे धीरे, क्योंकि अपना एक नोट्स बनाने का एक फायदा होता है, जब आप रिवीजन करते हैं एग्जाम के समय तो क्विक रिवीजन हो जाता है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक। यहाँ भी लिख लीजिए भारत, 9 के बाद यहाँ पॉइंट लिख दे रहे हैं 10वां। अब देखिए, आपको कालीबंगा हमेशा ध्यान में रहता होगा, कालीबंगा, ये आपके राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्थल है कालीबंगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो 11वां देखिए आपका धौलावीरा, फिर सुरकोटदा, ठीक, फिर लोथल, रंगपुर, ठीक है। धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल और रंगपुर, ये चारों के चारों आपके गुजरात में अवस्थित हैं। इस चीज को आप नोट करते जाइए कि कहाँ कौन सा अवस्थित है। फिर एक दक्षिण में लिख लीजिए दायमाबाद, अभी मैंने बताया था कि दक्षिण सीमा दायमाबाद बनाती है, ये आपके कहाँ अवस्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक मोटा मोटी मैंने नगरों के बारे में बता दिया, कौन कौन से नगर हैं, कहाँ कहाँ अवस्थित है, और भी बहुत सारे स्थल की प्राप्ति हुई, लेकिन एक इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा मैंने उसको नोट डाउन करा दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक मैप के द्वारा भी विस्तार को हम लोग देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि मैप के द्वारा देखने से रहेगा ये कि आपको एक लंबे समय तक ना बहुत सी चीजें याद रहेंगी। और मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि एटलस रखिए अपने साथ, पढ़ने में आसानी होती है, समझने में भी आसानी होती है। हर एग्जाम के लिए एटलस जरूरी है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आपको एटलस का ज्ञान है, तो जैसे मान लीजिए अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा है, तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा वहां कि अच्छा यूरोप में यूक्रेन और रसिया है, कहाँ पर है ये भी पता चलेगा। तो एटलस से कहने का बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। फिर एटलस में अगर ये मैप आप जा करके देखिएगा तो वहां पर आपको पूरा ये स्थल के कहाँ कहाँ है, पूरा एक जाल नुमा आपको दिखाई देगा कि कैसे कैसे वहां पर बना हुआ है। जैसे कि देखिएगा, मैं डायग्राम बना रहा हूं,
एक रफ मतलब कि इंडिया का एक मैप है, ठीक है। इसको ऐसे करके बनाया जा रहा है, ठीक। आप देखिएगा, इसको हम इधर से पाकिस्तान का एक बाउंड्री ऐसा खींच दिए, ये इधर आपका अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। ये आपका पाकिस्तान का एरिया हो गया, ठीक है। और ये अपना प्यारा भारत हो गया, ठीक है। ये सबको पता ही है। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे मतलब कि इसका विस्तार हो रहा है। तो देखिएगा, एक सिंधु नदी जो बह रही है, ये आपके इस क्षेत्र से होते हुए ऐसे करके यहाँ पर कराची के पास अपना डेल्टा बनाती है। यहाँ पर आप कराची लिख लीजिए, कराची, आपको पता रहेगा। कराची के पास सिंधु अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। और इसको यहाँ पर लिख दीजिए सिंधु रिवर, ठीक। अब आगे देखते हैं। सिंधु के बाद इसकी सहायक नदी एक झेलम यहीं से यहाँ से बह रही है इस तरह से, फिर आपका चिनाब बह रही है इस तरह से, फिर रावी बह रही है ऐसे, और यहाँ पर देखिएगा एक ब्यास नदी रावी में ही जाकर के ऐसे मिल जाती है, ठीक है। उसको भी हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु के बाद यहाँ लिख लीजिए झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ठीक। अब देखिए, ये जाकर के ऐसे, फिर चिनाब जो है जाकर के लास्ट में सिंधु में जाकर के मिल जाती है, सभी नदियों का पानी लेकर के यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन सा चीज कहाँ है। आप देख रहे हैं कि मैंने अभी बताया आपको कि चिनाब के पास आपको एक नगर मिला है, उसका नाम है मांडा, अभी हमने जिक्र किया है, ठीक। फिर इस क्षेत्र में मैंने बताया कि यहाँ पर एक नगर मिला है, उसका नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक। अभी डिस्कशन में आया। फिर आप इधर देखिएगा, मैंने बताया कि यहाँ पर एक सुतका गेंडोर मिला है नगर, सुतका गैंडोर, ठीक। फिर हमने जिक्र किया कि दक्षिण में एक मिलती है एक सीमा, उसका नाम है दायमाबाद। इन सब चीजों का अभी जिक्र किया गया है, ठीक। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि सिंधु के किनारे कौन सा नगर हमें खुदाई के दौरान मिला, तो वो मिला हड़प्पा, ठीक है। सिंधु के किनारे नहीं, रावी के किनारे, ठीक है। तो रावी यहां है और यहां पर आपको क्या मिल गया, हड़प्पा, ठीक। और सिंधु के किनारे आपको मिला है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक। फिर देखिएगा इस कच्छ के रीजन में आपको, जो कच्छ का रीजन जो ये पड़ता है, यहाँ पर धौलावीरा, फिर सुरकोतदा, सुरकोतदा, ये सब चीजें मिली हुई है। फिर ये जो खंभात का खाड़ी है जो एटलस में दिखेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा लोथल, फिर मिल जाएगा रंगपुर। एक मोटा मोटी चीजों को मैंने बता दिया है आपको कि कौन कहाँ है, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा एक बार मैप में। राजस्थान के इस एरिया में आपको कालीबंगा मिल जाएगा, कालीबंगा, ठीक है। अब देखते हैं, इन सब चीजों को मिलाते हैं, मांडा को आलमगीरपुर से, दायमाबाद से, ठीक है, और इस तरह से इसको मिला दिया, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया जो दिख रहा है, मांडा, आलमगीरपुर, दायमाबाद और सुटका गेंडोर, इसको मिलाने से देखिएगा, मैंने डेस डेस करके एक तो ऐसे दिखाने का प्रयास किया। ये पूरा जो आकृति आपको दिखाई देगा ना, त्रिभुजा के आकार का। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनेगा, परीक्षा में कभी आप पूछ सकता है आपसे
कि सिंधु सभ्यता के जो विस्तार है वो किस तरह से दिखाई पड़ते हैं। वर्गाकार दिखाई पड़ते हैं, आयताकार दिखाई पड़ते हैं, त्रिभुजाकार दिखाई पड़ते हैं, या समचतुर्भुज के आकार का दिखाई पड़ते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, सीधा आपका उत्तर होगा कि सिंधु सभ्यता के विस्तार में जो सभी नगर मिले हैं उन सभी को एक तरह से देखें तो पूरा का पूरा जो सभ्यता है त्रिभुजाकार के आकार का दिखाई पड़ता है। हमेशा याद रखिएगा कि ये विस्तार त्रिभुजाकार आकार का है। ठीक है, अब हम चीजों को आगे देखते हैं। जब देश की आजादी हुई 1947 में, तो उस समय क्या था कि ज्यादा खुदाई के कार्य हुए नहीं थे और पाकिस्तान के क्षेत्र में और जैसे सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र था वहीं पर मतलब कि ये स्थल की प्राप्ति हुई थी। तो उस समय जब आजाद भारत हो रहा था उस समय मात्र 40 स्थलों के बारे में जानकारी थी। कितने नगरों के बारे में? आजादी के समय, यहां लिख लीजिए, आजादी के समय, आजादी के समय 40 स्थल की जानकारी हमें थी, स्थल की जानकारी थी। आजादी के समय 40 स्थल की जानकारी। जैसे जैसे फिर से खोज कार्य बढ़ते गए बहुत से नगर मिलते चले गए। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो 1500 लगभग 1500 स्थल की जानकारी हमें मिलती है, स्थल की जानकारी प्राप्त हो रही है। आजादी के समय 40, अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 1500 इसकी जानकारी मिल जाती है कि स्थल प्राप्त हो चुके हैं। और इंटरेस्टिंग बात आप देखिएगा कि शुरू में जब जानकारी कम थी तो इसका क्षेत्रफल भी कम था। तो उस समय इसका क्षेत्रफल जैसे देखा जाए तो बोलते हैं कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे ये फैला था। ठीक है, अब वर्तमान में अगर देखें इसको, वर्तमान में तो ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। स्टेटमेंट बना के भी कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में सिंधु घाटी क्षेत्र से जो स्थल प्राप्त हुए हैं कितने पूरे क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। तो वर्तमान में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। आगे बढ़े, एक पॉइंट आपका ये भी आ जाएगा कि अभी जैसे सिंधु, पाकिस्तान का जो सिंधु क्षेत्र है और सिंध क्षेत्र है, उस क्षेत्र में और उसके पंजाब क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों को मिला लें तो 40% ही हिस्सा, अभी कहने का मतलब है ये 40% जो एरिया है वो नदी के इर्द गिर्द मिलता है। और इसका देखिएगा 1100 बस्ती, 1100 बस्ती आपके इस सिंधु और गंगा के मैदानी क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि भारत में सिंधु और गंगा के मैदानी क्षेत्र में कितना मतलब कि इसकी बस्तियां प्राप्त होती हैं, तो लगभग 1100 बस्ती मतलब कि भारत में ही प्राप्त हो जा रही है। जैसे पहले की यहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी, तो सरस्वती नदी तो विलुप्त हो चुकी है वर्तमान समय में, तो अब इसको सिंधु और गंगा का मैदानी क्षेत्र बोल सकते हैं। तो सिंधु और गंगा के मैदानी क्षेत्र में आज के डेट में लगभग 1100 बस्तियां प्राप्त होती हैं। और इसको परसेंटेज में देखा जाए तो 80% जो बस्ती है इसी क्षेत्र में प्राप्त होती है, सिंधु और सरस्वती के मैदानी क्षेत्र में। जो सरस्वती नदी विलुप्त होने के कारण अब सिंधु और गंगा के मैदानी क्षेत्र बोला जाता है। तो 1100 बस्तियां लगभग 80% यहीं मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ तुलना के पहलू भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट कहा जाएगा कि आपसे कि नील नदी घाटी की सभ्यता से सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी बड़ी थी। मैसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी बड़ी थी। तो कहने का मतलब है कि नील नदी घाटी से, नील नदी घाटी से ये 20 गुना बड़ी थी, 20 गुना बड़ी थी सिंधु सभ्यता, सिंधु
सभ्यता। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया से कितनी बड़ी थी, तो मेसोपोटामिया से लगभग 12 गुना ज्यादा बड़ी थी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कहने का मतलब मैं तुलना बताते जा रहा हूं। आजकल परीक्षा बहुत टफ हो गए, कुछ भी पूछ सकता है, तो कहने का मतलब है कि ये सब जानकारी होनी चाहिए कि उस सभ्यता से हमारी सभ्यता कितनी गुना ज्यादा बड़ी थी। तो एक नील नदी घाटी सभ्यता से हमारी सभ्यता 20 गुना ज्यादा बड़ी थी, और मेसोपोटामिया से हमारी सभ्यता लगभग सिंधु घाटी सभ्यता 12 गुना ज्यादा बड़ी थी। ठीक है दोस्तों, ये इसका आज का पूरा क्लास का डिस्कशन था। विस्तार के क्रम को भी हमने अच्छे से देखा। ये मैप हमने आपको बताया, समझने के लिए बताया है, और मैं ये कहूंगा कि एटलस में इस मैप को थोड़ा सा अच्छे से देखिए। उससे आपको कहने का मतलब यहाँ पर जो हड़प्पा है, हमेशा याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस नदी के तट पे है, तो रावी के बाएं तट पे है। ये मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा गया तो सिंधु के किस के तट पे है, तो ये दाएं तट पे है। यहाँ पर गोला नीचे आ गया है लेकिन है दाएं तट पे। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। और आज का क्लास यहीं रखने देते हैं, फिर अगला क्लास इसके आगे का नगर प्रणाली के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे, और डिटेल में एक एक नगर को फिर बाद में देखेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।